तो दोस्तों आपका स्वागत है कैडेट पथ बिहार एग्जाम चैनल पे। दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं EMRS लाइब्रेरी का मैराथन क्लास। दोस्तों ये मैराथन क्लास आपको डेली होगा जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए, EMRS लाइब्रेरी का जब तक होगा। और ये जो है बिहार लाइब्रेरी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूचना वह है जो अनिश्चितता को कम करती है। दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन भारी भारी आ रहा है। अब भारी क्यों आ रहा है, हल्का क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि EMRS में भारी क्वेश्चन नहीं आता है, हल्का क्वेश्चन EMRS में नहीं आता है। तो EMRS में इसलिए हम अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि EMRS का एग्जाम में आपको मिले। सूचना वह है जो अनिश्चितता को कम करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन इज दैट विच रिड्यूस अनसर्टेनिटी। मतलब सूचना वह है जो अनिश्चितता को कम करता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? शैनन और बीवर का, नॉबर्ट विनर का, HR रंगनाथन का या फिर JD ब्राउन का? तो यह कथन सूचना सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तावक शैनन और बीवर का है। सूचना वह है जो अनिश्चितता को कम करती है, किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया शैनन और बीवर के द्वारा। इस परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें तो सूचना वह डेटा है जो प्राप्तकर्ता के लिए अनिश्चितता को कम करता है। मतलब सूचना अगर किसी को मिलेगा तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगा, अनिश्चितता होगा, वो कम हो जाएगा। ऐसा कहने वाला कौन है? ये ऐसा कहने वाले हैं शैनन और बीवर। अगला, सूचना समाज इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का उद्भव किस दशक में प्रमुखता से हुआ है? सूचना समाज इंफॉर्मेशन सोसाइटी किस दशक में आया? तो सूचना समाज कब? 1950 से 60 में, या फिर 1960 से 70 में, 1980 से 90 में, या 1990 से 2000 में? तो सूचना समाज शब्द का प्रयोग 1960 और 70 के दशक में प्रमुखता से उभरा है। सूचना समाज कब आया? 1960 से 70 के दशक में प्रमुखता से उभरा है। दोस्तों आप लोग क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए बहुत मेहनत लगा है। आप बायलिंगुअल कहे थे कि दोनों भाषा में चाहिए, हिंदी इंग्लिश, तो बायलिंगुअल में समय भी लगता है, ज़्यादा मेहनत भी लगता है। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट का, अगर कोई एक लैंग्वेज रहेगा तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन इंग्लिश भी लिखो, इंग्लिश हिंदी भी लिखो, इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग क्लास को लाइक करिए। तो सूचना समाज इन्फॉर्मेशन सोसाइटी शेयर भी करिए। इन्फॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का उद्भव किस दशक में प्रमुखता से उभरा है? तो सूचना समाज शब्द का कब? 1960 के 70 के दशक में प्रमुखता से उभरा है। तो कैसे उभरा है? तो इस अवधि में कंप्यूटर और जो टेलीफोन ये सब है, दूरसंचार जिससे बात करने वाला होता है, के विकास ने सूचना के विस्फोट और सूचना आधारित अर्थव्यवस्था को और संक्रमण को बढ़ावा दिया है। 1960 से 70 के दशक में क्या हुआ दोस्तों? कंप्यूटर आया और टेलीफोन वगैरह सब हल्का हल्का आना स्टार्ट हुआ। तो सूचना समाज इसमें उभरा कस के। DDC में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स का उपयोग कब किया जाता है? DDC मतलब क्या हो गया? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसमें टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स का उपयोग कब किया जाता है? दोस्तों DDC में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स का उपयोग तब किया जाता है जब एक से अधिक विषय एक साथ हो और प्राथमिकता तय करनी हो। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट का उपयोग किया जाता है जब एक से अधिक विषय एक साथ हो और प्राथमिकता तय करनी हो। ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये तो अच्छा सिस्टम को मिल गया। ऐसे करके हम घेर सकते हैं। वाह, ये हम पहले नहीं जानते थे। जब एक से अधिक विषय एक साथ हो और प्राथमिकता तय करनी हो तो उसके लिए क्या होता है? टेबल ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों हमको नया चीज़ मिला, घेरने वाला। कोर्न क्लासिफिकेशन में फेज रिलेशन के कितने स्तर लेवल होते हैं? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ कोर्न क्लासिफिकेशन आर दे लेवल्स ऑफ फेज रिलेशन इन आर देयर इन कोर्न क्लासिफिकेशन? तो कोर्न क्लासिफिकेशन में दोस्तों डॉक्टर HR रंगनाथन द्वारा कोर्न क्लासिफिकेशन दिया गया है। कोर्न क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर HR रंगनाथन के द्वारा कोर्न क्लासिफिकेशन दिया गया है। और इसमें फेज रिलेशन के कितने स्तर हैं? फेज रिलेशन के इसमें कितने स्तर दोस्तों? इसमें फेज रिलेशन के मुख्य रूप से 3 स्तर हैं। मुख्य रूप से फेज रिलेशन कितना स्तर है दोस्तों? 3 स्तर। कहाँ भुला गया? तीन स्तर है। फेज रिलेशन कितना स्तर है दोस्तों? 3 स्तर हैं। तीन स्तर कौन कौन है? तीनों स्तर का नाम हम लिख देते हैं। 3 स्तर का नाम लिख देते हैं। क्या होगा? तीनों स्तर का नाम क्या होगा? इंट्रा अरे। पहला स्तर क्या है? इंट्रा अरे। इंट्रा अरे
ये इससे अच्छा कलर नहीं है, कलर थोड़ा चेंज करके देखते हैं। इंट्रा अरे, दूसरा नंबर क्या है, एक नंबर हो गया इंट्रा अरे, तो आप बेकार है। कौन सा, ये बोला, हाँ। और 2 नंबर क्या होगा, इंट्रा फेसेट। इंट्रा फेसेट पहला 3 स्तर है। क्रोन क्लासिफिकेशन में फेज रिलेशन के 3 स्तर हैं। पहला स्तर क्या है, इंट्रा अरे फेज रिलेशन, दूसरा है इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन, और थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर होगा इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। थर्ड नंबर क्या होगा, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। देखिए दोस्तों, हमको नया चीज मिल रहा है। देखिए, क्रोन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित फेज रिलेशन के 3 मुख्य स्तर होते हैं। पहला क्या है, इंट्रा अरे, दूसरा इंट्रा फेसेट, और तीसरा इंट्रा सब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3। यूडीसी में तारांकन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। व्हाट इज एस्टेरिस्टिक यूज फॉर इन द यूडीसी, मुख्य वर्ग संख्या को दर्शाने के लिए, या फिर गैर यूडीसी संकेतन या विशेष संकेतन प्रस्तुत करने के लिए, समय पक्ष को दर्शाने के लिए, या फिर स्थान पक्ष को दर्शाने के लिए। यूडीसी मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में तारांकन चिन्ह का प्रयोग गैर यूडीसी संकेतन या विशेष संकेतन को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसको किया जाता है क्यों दोस्तों, गैर यूडीसी संकेतन या विशेष संकेतन को प्रस्तुत करने के लिए। देखिए, यूडीसी में तारांकन चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, गैर यूडीसी संकेतन या विशेष संकेतन को प्रस्तुत करने के लिए। ACR2 में स्टेटमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या शामिल होता है। ACR2 में ACR2 में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या शामिल होता है। इसमें लेखक, संपादक, संकलनकर्ता, अनुवाद आदि सभी का उल्लेख होता है। ACR2 के स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन आएगा, इसमें लेखक भी आएंगे, संपादक भी आएंगे, संकलनकर्ता आएंगे, अनुवादक आएंगे, आदि सभी का उल्लेख किया जाता है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, इसका ACR2 का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का सेकंड एडिशन। 2 लिखा हुआ है, 2, इसका मतलब क्या होगा, सेकंड एडिशन हो गया। ACR2 का सेकंड एडिशन हो गया। इसमें लेखक होता है, संपादक होता है, संकलनकर्ता, अनुवादक, चित्रकार, संगीतकार आदि सभी शामिल होता है, इसमें होते हैं। CCC में क्लास इंडेक्स एंट्री के कितने भाग होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स डज ए क्लास इंडेक्स एंट्री हैव इन CCC। तो CCC मतलब क्लास इंडेक्स एंट्री के कितने भाग होते हैं। तो एस.आर. रंगनाथन की क्लासिफाइड कैटलॉग कोड C को क्या कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसका पूरा नाम है क्लासिफाइड CCC। क्या हो गया, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ये कौन दिए हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो CCC में क्या हो गया, क्लासिफाइड कैटलॉग हो गया, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड हो गया। तो इसमें क्लास इंडेक्स एंट्री के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कितना भाग होते हैं दोस्तों, इसमें कितना भाग होता है, 3 भाग। वाह, आज तुमको नया चीज़ मिल रहा है। CCC में क्लास इंडेक्स एंट्री कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, कौन कौन। पहला होता है रीडिंग सेक्शन, पहला फर्स्ट नंबर पे पहला भाग क्या हो गया, पहला भाग हो गया लीडिंग सेक्शन हो गया। पहला भाग लीडिंग सेक्शन हो गया। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग इसमें हो जाएगा
सेकंड सेक्शन, पहला भाग रीडिंग सेक्शन, दूसरा भाग सेकंड सेक्शन। और तीसरा भाग हो गया इंडेक्स नंबर सिस्टम। थर्ड नंबर में क्या हो गया, इंडेक्स नंबर सिस्टम। इंडेक्स नंबर ऑफ सेक्शन। देखिए दोस्तों, सीसीसी में क्लास इंडेक्स एंट्री के 3 भाग होता है। कौन कौन? रीडिंग सेक्शन होता है, दूसरा होता है सेकंड सेक्शन, और तीसरा क्या होता है, क्लास इंडेक्स नंबर सेक्शन। मार्क 21 प्रारूप में फील्ड 500 किसके लिए होता है? मार्क 21 प्रारूप में फील्ड 500 किसके लिए होता है? विषय, शीर्षक, सब्जेक्ट टाइटल के लिए, समान नोट, जनरल नोट के लिए, या समग्री नोट, कंटेंट नोट के लिए, या फिर सारांश नोट, समरी नोट के लिए। दोस्तों, मार्क 21 मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग प्रारूप में फील्ड 500 का उपयोग समान नोट, जनरल नोट के लिए होता है। 500 का उपयोग किसके लिए होता है? समान नोट, जनरल नोट के लिए होता है। मार्क 21 फील्ड 500 किसके लिए? समान नोट, जनरल नोट के लिए। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत, हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी किससे संबंधित है? नेतृत्व शैली, संगठनात्मक संरचना यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या कर्मचारी या फिर प्रेरण एम्प्लॉय मोटिवेशन, या फिर बजटिंग तकनीक के लिए किसके लिए होता है? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत किसके लिए होता है दोस्तों? ये होता है कर्मचारी अभिप्रेरणा, मतलब एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए होता है। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं? 2 फैक्टर थ्योरी, जिसे मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? कर्मचारी अभिप्रेरणा यानी कि एम्प्लॉय मोटिवेशन से संबंधित है। पुस्तकालय में डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, DDS का क्या अर्थ है? पुस्तकों का आदान प्रदान, उपयोगकर्ता को उनके अनुरोध पर दस्तावेजों की आपूर्ति करना, या फिर नए पुस्तकों का प्रदर्शन, या फिर अंतर पुस्तकालय ऋण। पुस्तकालयों में डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, DDS का अर्थ है उपयोगकर्ता को उनके अनुरोध पर दस्तावेज जैसे लेखों की प्रतियां की आपूर्ति करना। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का मतलब हो गया कि उपयोगकर्ता को उनके अनुरोध पर दस्तावेजों की आपूर्ति करना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दोस्तों ये EMRS के लिए तो है ही, साथ में बिहार लाइब्रेरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है सब। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का मुख्यालय और उसका मुख्य पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कहा जा रहा है कि ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय है यहीं पे क्या है? इसी में है नेशनल एग्रीकल्चर साइंस लाइब्रेरी। इसी के पुस्तकालय का नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर साइंस लाइब्रेरी। RRF ने नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नेपलिस का मसौदा कब प्रस्तुत किया था? 1982, 1985, 1988 या फिर 1990? तो RRF हो गया राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। RRF का फुल फॉर्म क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने 1985 में नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नेपलिस का मसौदा तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1985 में किया था। कब किया गया था? 1985 में किया था। ये इस समिति क्या था? जो इस समिति है नेपलिस का मसौदा तैयार करने के लिए, ये जो समिति बना नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? DP चट्टोपाध्याय। इसको कहा जाता है चट्टोपाध्याय समिति भी कहा जाता है इसको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS का पुस्तकालय मुख्य रूप सेवा किसे प्रदान करता है? किसे सेवा प्रदान करता है? मतलब कि ओपन स्कूलिंग जो है NIOS, ये किसको सेवा प्रदान करेगा? तो विश्वविद्यालय के छात्रों को करेगा, या फिर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों और शिक्षकों को
शोधकर्ताओं को, आम जनता को। देखिए दोस्तों, ये क्या है, ओपन स्कूलिंग है। ये ओपन स्कूलिंग है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका फुल फॉर्म है NIOS। तो ये क्या करेगा, सेवा दूरस्थ शिक्षा, ओपन जो होता है वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों और शिक्षकों को प्रदान करते हैं। ओपन स्कूलिंग है इसलिए दूरस्थ शिक्षा ही होगा इसका, डिस्टेंस एजुकेशन, इसी आंसर होगा इसका। अगला, DRTC द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? लाइब्रेरी हेराल्ड, एनस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, लाइब्रेरी साइंस विथ ए स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन या एजलिक बुलेटिन। DRTC द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस विथ द स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन स्टडीज। DRTC द्वारा प्रकाशित पत्रिका मैगजीन का नाम क्या है? लाइब्रेरी साइंस विथ स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन। फिर से कर देता हूँ दोस्तों, अच्छे से नहीं हो पाया। ये हम पहला बार ऐसे घेर रहे हैं, इसके पहले हम देखे भी नहीं थे किस तरह से घेरा जाता है। तो सूचना पुनर्प्राप्ति में वेक्टर स्पेस मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सूचना पुनर्प्राप्ति में वेक्टर स्पेस मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दस्तावेजों और प्रश्नों को वेक्टर के रूप में दर्शाने और उसकी समानता को मापने के लिए, या फिर डेटाबेस को अनुक्रमित करने के लिए, बूलियन ऑपरेटर का उपयोग करने के लिए, या प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के लिए। तो सूचना पुनर्प्राप्ति में वेक्टर स्पेस मॉडल एक बीजगणितीय मॉडल है जिसका उपयोग दस्तावेजों और उपयोगकर्ता प्रश्नों को बहुआयामी वेक्टर के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। वेक्टर स्पेस मॉडल का उपयोग किया जाता है दस्तावेजों और प्रश्नों को वेक्टर के रूप में दर्शाने और उनकी समानता को मापने के लिए। एक वैज्ञानिक पत्र, साइंटिफिक पेपर, जो किसी जर्नल में प्रकाशित होता है, किस प्रकार का सूचना स्रोत है? दोस्तों, वैज्ञानिक पत्र, साइंटिफिक पेपर जो है वो प्राथमिक सूचना हो जाएगा, प्राथमिक, क्योंकि साइंटिफिक पेपर जो साइंटिस्ट का पेपर जो होगा या फिर साइंटिफिक तरीक़ा से प्राथमिक स्रोत होगा ये, क्योंकि ये शोध, ये रिसर्च करके बनाया गया है, निष्कर्ष करके विचारों को पहली बार प्रस्तुत करके बनाया गया है। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक हो जाएगा, प्राइमरी। साइंटिफिक पेपर है, ये रिसर्च करके बनाया गया है या फिर रिसर्च करके बनाया जाता है, तो ये क्या हो गया, प्राथमिक स्रोत हो गया। ये सेकंड कब होगा? ये सेकंड कब होगा? जब उसको अध्ययन करके फिर कोई उसके बारे में व्याख्या करेगा। जब वैज्ञानिक साइंटिफिक पेपर पहली बार आया तो ये प्राइमरी हो गया, लेकिन कोई उसके बारे में बता रहा है, उसको अध्ययन कर, उसको पढ़ रहा है, फिर उसके बारे में बता रहा है, तब हो गया सेकेंडरी सोर्स। इंटरनेशनल हुज हू का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यूरोपा पब्लिकेशन, R बाउकर, SW विल्सन, या मार्चिस हु इज हू। तो इंटरनेशनल हुज इज हू का प्रकाशन पारंपरिक रूप से यूरोपा पब्लिकेशन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यूरोपा पब्लिकेशन द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल हुज हू का पब्लिकेशन कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? यूरोपा पब्लिकेशन करता है, लेकिन 2000 से कह रहा है कि यह रूटलेज द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। जनगणना रिपोर्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? जनगणना का रिपोर्ट आ गया तो क्या हो गया, प्राथमिक हो जाएगा। जनगणना रिपोर्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों हो सकता है, ये प्राथमिक सिर्फ नहीं होगा, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हो सकता है जनगणना रिपोर्ट। तो कैसे प्राथमिक होगा, कैसे द्वितीयक होगा? जनगणना रिपोर्ट प्राथमिक सूचना स्रोत होगा जब जनगणना रिपोर्ट पर आधारित अध्ययन, लेख, रिपोर्ट, विश्लेषण आदि द्वितीयक सूचना स्रोत होते हैं। दो तरह के होता है, जैसे कि अगर हम जनगणना के रिपोर्ट को प्रकाशित करें, जैसे कि कितना जनसंख्या है भारत में, तो ये प्राथमिक स्रोत हो गया। लेकिन उसके अब विश्लेषण अगर हम करने लगे, जैसे कि साक्षरता दर भारत में क्या है, तो ये कैलकुलेशन करके निकाला गया है। जनसंख्या घनत्व क्या है, तो ये एक तरह से पहले नहीं है, सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा ये, सेकेंडरी। लेकिन प्राथमिक कब होगा? जब जनगणना रिपोर्ट होगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन करके साक्षरता निकालते हैं, फिर लिंगानुपात निकालते हैं, तो ये सब हो जाएगा द्वितीयक।
एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस इंडेक्स डेटाबेस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? FAO, यूनेस्को, WHO या WIPO? तो एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस इंडेक्स एग्रिस डेटाबेस का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र और खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? FAO के द्वारा किया जाता है। FAO का फुल फॉर्म क्या है? FAO का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका हिंदी में क्या कहते हैं? खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? प्राइमरी, सेकेंडरी, A और B दोनों, या फिर केवल तृतीयक? तो ब्लॉग हो जाएगा, दोनों तरह का हो जाएगा। ब्लॉग पोस्ट जो होगा ये दोनों तरह का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक ब्लॉग पोस्ट में लेखक के मूल विचार, व्यक्तिगत अनुभव, ये सब क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। लेकिन ब्लॉग पोस्ट को अन्य स्रोतों से जानकारी, मतलब ब्लॉग पोस्ट में कोई और स्रोत से जानकारी लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। अलग से कहीं हम जानकारी लेकर के आपको ब्लॉग में कुछ बता रहे हैं तो सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लॉग पोस्ट में हम अपना विचार बता रहे हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं तो क्या हो गया? प्राथमिक हो गया। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? केवल राष्ट्रीय पुस्तकालय के वेबसाइट पर, इन्फोमिनेट के माध्यम से, केंद्रीय सदन पुस्तकालय के वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म पर, या डेलनेट पर? तो INB जो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, ऑनलाइन मुख्य रूप से केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के वेबसाइट पर उपलब्ध है। INB जो है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय की वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चट्टोपाध्याय समिति 1985 की सिफारिशें किससे संबंधित है? चट्टोपाध्याय समिति जो है 1985 की सिफारिशें किससे संबंधित है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शिक्षकों की स्थिति, वेतनमान, सेवा शर्तें जिससे लाइब्रेरियन भी शामिल थे, या फिर स्कूल पुस्तकालय? तो ये है चट्टोपाध्याय समिति, जिसे औपचारिक रूप से शिक्षकों की स्थिति पर समिति के रूप में जाना जाता है, का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका गठन किया जाता है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा। ये महत्वपूर्ण रूप से इस समिति ने पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों को भी शिक्षकों के समकक्ष मानते हुए उनकी सेवा शर्तों और वेतनमान में सुधार की सिफारिश की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। यूनेस्को का मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL का कार्यक्रम क्या बढ़ावा देता है? मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो प्रोग्राम है यूनेस्को का, ये किसको बढ़ावा देता है? केवल मीडिया साक्षरता, सूचना साक्षरता, मीडिया और सूचना साक्षरता का एकीकृत सेट और कौशल और दक्षता, केवल डिजिटल साक्षरता। दोस्तों यूनेस्को का मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL कार्यक्रम मीडिया और सूचना साक्षरता को एक संयुक्त अवधारणा के रूप में बढ़ावा देता है। यूनेस्को का मीडिया एंड इंफॉर्मेशन MIL कार्यक्रम जो है वो मीडिया और सूचना साक्षरता के एकीकृत सेट और कौशल और दक्षता को बढ़ावा देता है। इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हैं लेसी बियर। प्रेजेंट में इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इफ्ला क्या हो गया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो अभी प्रेजेंट में इसका अध्यक्ष कौन है? लेसी बियर है। और कहीं कहीं से आप पढ़े होंगे तो उनका नाम पढ़े होंगे विक्की मैकडोनाल्ड। तो विक्की मैकडोनाल्ड पहले थे, ये हट गए हैं, अब बने कौन है? लेसी बियर बने हैं। एरलिस आर्ट लाइब्रेरी सोसाइटी किस प्रकार के पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों का संघ है? कृषि, कला और डिजाइन, अभिलेखागार, खगोल विज्ञान। दोस्तों नाम से ही पकड़ा रहा है, आर्ट लाइब्रेरी सोसाइटी। तो आर्ट लाइब्रेरी सोसाइटी होगा किसके लिए होगा? आर्ट के लिए होगा, आर्ट एंड डिजाइन के लिए, आर्ट एंड डिजाइन के लिए होगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करें। क्लास बनाने में मेहनत लगता है दोस्तों। मेहनत कैसे लगता है? क्योंकि बायलैंग्वेज हो जाता है, इंग्लिश भी लिखो हिंदी भी लिखो, तो इसमें ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोग शेयर करिए। और हम आपको भारी क्वेश्चन दे रहे हैं, हम आपको हल्का क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं कि हल्का हल्का दे के फुसला दिए व्यू मेरा बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में लड़े, एग्ज़ाम में आए, तो ऐसा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सिलेबस देख के दे रहे हैं दोस्तों। और भी आपका क्लास लाएंगे। जैसे EMRF हिंदी का हम क्लास शुरू किए हैं, आप मेरा वीडियो पर देख सकते हैं। हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी लाएंगे। अब कोशिश करेंगे कि पेडागॉजी का भी लाएँ, NAPB का भी लाएंगे। तो EMRF का सिलेबस हम कवर करने का कोशिश करेंगे।
कोशिश करेंगे क्या सिलेबस कवर करेंगे ही करेंगे। और इधर दिवाली छठ का छुट्टी हो जाएगा तो फिर इधर हमको टाइम ज़्यादा मिलेगा काम करने के लिए, तो उसमें हम ज़्यादा काम करेंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और डेली क्लास देखिए। बाय बाय।